कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली थ्योरी जो दी गई थी वो थ्योरी थी वर्नर की थ्योरी। ओके, तो वर्नर की थ्योरी में जो चीज़ें डिस्क्राइब की गई वो ये थी कि वर्नर ने कहा कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो टाइप की वैलेंसीज होंगी। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले होगी प्राइमरी और दूसरी होगी सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी कौन शो करेगा? प्राइमरी वैलेंसी मेटल्स शो करेंगी अगर वो सिंपल सॉल्ट्स में है। सेकेंडरी वैलेंसी कौन शो करेगा? ये भी मेटल्स शो करेंगी बट कॉम्प्लेक्स आयन में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दोनों वैलेंसी होंगी, प्राइमरी वैलेंसी भी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी भी होगी, क्योंकि हम तो थ्योरी पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कंपाउंड्स के लिए, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हर मेटल की टेंडेंसी होती है दोनों टाइप की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम की दो टाइप की वैलेंसी होंगी, एक प्राइमरी वैलेंसी होगी, एक आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। ओके, देन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले एनायंस होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले न्यूट्रल एटम्स या फिर एनायंस, दोनों हो सकते हैं। ठीक है। अब हर मेटल के पास एक फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होती है या सेकेंडरी वैलेंस होता है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो उसमें आपको समझ आएगा। फिर एनायंस जो कि आपकी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो कि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो एनायंस एंड द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो कि मेटल से बॉन्डेड है, बॉन्डेड टू मेटल, डायरेक्टेड टूवर्ड्स फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस एंड रिजल्ट्स इन पॉलीहेड्रॉन। तो इन प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के कारण एक ज्योमेट्री, है ना, स्पेशियल अरेंजमेंट स्पेस में मिलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, जिसकी वजह से कोई ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, कोई टेट्राहेड्रल हो जाता है और कोई स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। तो जैसे ये आपका एक मेटल है, इसमें मान लो ये कोबाल्ट 6 है और यहाँ क्लोराइड 2 है। तो ये जो कोबाल्ट 6 है ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, और ये जो क्लोराइड है ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी है। अच्छा, इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे? कुछ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सेकेंडरी वैलेंसी भी है, तो सेकेंडरी वैलेंसी को कहीं इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी बताती है। हाँ, एक चीज और कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, मतलब जो मेटल के डायरेक्टली बॉन्डेड है, वो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। मतलब यहाँ पे मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि 6 कोबाल्ट जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे मेटल के पास इथिलीन डायमीन और क्लोराइड होता अंदर, तो क्या होता? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाती, इथिलीन डायमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है तो एक में दो एटम्स डोनेटिंग है, तो अगर दो है मतलब 4 + 2, तो इसकी हो जाती 6 कोऑर्डिनेशन वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, ना कि 4। इथिलीन 2 है एंड क्लोराइड 2 है। इथिलीन सिंस इट इज अ डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड, तो वो इस तरीके से हुआ। अब अगर आप बात करोगे कि प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी देखो 2 क्लोराइड है ना। तो इस तरीके से आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस क्या थे? तो इस थ्योरी के जो लिमिटेशंस थे वो ये थे कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल था, ऑक्टाहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा, बेंट शेप होगा, किस टाइप का शेप होगा, ज्योमेट्री होगी, वो एक्सप्लेन नहीं की गई। दूसरा कि कलर ऑफ द कंपाउंड्स एक्सप्लेन नहीं किया गया। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर का वेरिएशन
नहीं एक्सप्लेन किया गया। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे जो आपको कभी कभी आ जाते हैं और नहीं आते हैं। तो वर्नर्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आती ही आती है। तो वर्नर्स थ्योरी में बेसिकली आपको क्या डिस्कस करना है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। एक एग्जाम्पल देके आप बता सकते हो कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। एंड लिमिटेशंस बता सकते हो। जब आप इतना बता दोगे तो आपकी वर्नर्स थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नाउ वी विल कम टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये आपको बताती है शेप ऑफ द कंपाउंड क्या होगा। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझ आ रहा है, वैलेंस मतलब होता है वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट के कारण जो हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, जो शेप मिलता है, उस चीज की आप यहाँ पे स्टडी करते हो। सो सबसे पहले तो ये डेवलप की गई थी पॉलिंग ने। और यहाँ पर मेटल अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है, कितने, इक्वल्स टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने एम्प्टी ऑर्बिटल्स ये प्रोवाइड करती है। फिर मेटल के ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होता है जिससे नए सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, है ना। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, नए ऑर्बिटल्स बनते हैं विद द सेम एनर्जी एंड ओके। फिर आपका जो फोर्थ पॉइंट है, coordination bond is formed by overlapping of empty orbitals of metal and the fully filled orbital of ligand। तो मेटल ने अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स दिए, लिगेंड ने दी, और लिगेंड ने अपने फुली फिल्ड दिए। इनके ओवरलैप के थ्रू जो बॉन्ड बना और जो शेप बॉन्ड बना ओवरलैपिंग के थ्रू, उससे आपको पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। ओके, फिर आपको ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन बताता है, ये सब आपको पता ही है कि हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री बताता ही है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, ठीक है, 6 है, तो दो टाइप के आपके हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, D2sp3 sp3d2। इनके शेप ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल होंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो DsP2 और sp3 दो हो सकते हैं। sp3 होगा तो आपको पता है ये टेट्राहेड्रल होता है। अगर DsP2 है तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो DsP3, ठीक है, और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आपका इसका शेप होगा। तो अब अपन आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में, और एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको क्वेश्चन जो एग्जाम होता है उसमें आपको कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे और बोलेंगे प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री और प्रिडिक्ट द शेप ऑफ इट। तो देखो, यहाँ पे आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया है वो दिया है क्रोमियम NH3 होल 6 और 3+। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्रोमियम है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है 6, है ना, क्योंकि 6 अमोनिया से जुड़े हुए हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसको X मान लो क्योंकि क्रोमियम की निकालनी है। अब अमोनिया पे जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, तो 6 × 0। अब ये जो ऊपर चार्ज होता है उसको आप इक्वल्स टू के राइट साइड पे लिखते हो, तो ये तो 0 हो गया। तो क्रोमियम पे +3 चार्ज है। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो इसका लास्ट में जो हाइब्रिडाइजेशन आई मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s2 3d4। अब X3 है, मतलब क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो सिंस ये आउटर है ना, 4s और ये 3 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले s से निकलेंगे फिर 4d से, ठीक है। तो 4 शेल से देन थर्ड शेल से। तो यहाँ से दो निकल गए, यहाँ से एक, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन बचा 3d3। तो अब आप इसको अरेंज कैसे करोगे, यहाँ 4s आ गया, ये आपके d ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पे आपके p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो अपन को बात क्या करनी है, 3d की, है ना। अपन को अरेंज इसको इस टाइप से करना चाहिए, जस्ट अ मिनट। 3d, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया और ये 4p ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब लीगेंड कितने हैं, 6 हैं।
तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स कितने देगा मेटल अपने? 6 ऑर्बिटल्स देगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो आपके इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और आती है कि D पहले है तो इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अगर ये होता sp3d2 तो D बाहर है तो इसको हम बोलते आउटर D कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को समझ आया होगा, है ना? तो अब अगर अपन इसको देखें कि इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन तो पता चल गया कि D2sp3 शो कर रहा है, और यहाँ पे अमोनिया जो है वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिंगली सिंगली फील्ड हुए हैं। अगर कोई लिगेंड आपका क्या काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड होके फिल होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कितने ऑर्बिटल्स खाली थे, कितने ऑर्बिटल्स खाली थे। देखो, डी तो डी के 3 थे भरे हुए और 2 खाली थे, तो आपके न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स 6 बन गए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये डी के ऑर्बिटल्स हैं। तो ये कितने हो गए आपके? D2sp3। अब ये पैरामैग्नेटिक था, क्यों? क्योंकि डी में देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। इनर डी ऑर्बिटल था क्योंकि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, है ना? और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था। अब लो स्पिन नहीं, हाई स्पिन बोलना चाहिए अपन को इसको, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। अब अपन अगर यहाँ पे देखें कि ये कोबाल्ट का देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है। तो अब आपको कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। फ्लोरीन पे -1 होता है, 6 है तो ये, और इक्वल्स टू में ये। तो ये कितना हो गया? +3, है ना? यहाँ 6 आ जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। तो कोबाल्ट की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट जो इस कंपाउंड में आई वो +3 आई। एटॉमिक नंबर होता है 27। तो क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 4s2 3d7। अब 3 है तो कोबाल्ट +3 कितना हो जाएगा? 4s0 3d6, मतलब 3d में आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। हाउ यू विल फिल 6 इलेक्ट्रॉन्स? ये आपका हो गया 3d4s4p। ठीक है, 6 करना है। तो 1 2 3 4 5 एंड द सिक्स्थ। नाउ हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इट विल प्रोवाइड? कितने? अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल की भी जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो 6 हैं लिगेंड्स, तो इतने ही सेकेंडरी वैलेंसी जितनी है उतने वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स देगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना हो गया? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो एक आउटर डी कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन क्यों है? क्योंकि 6 होने के बाद भी डी ऑर्बिटल में जो फिलिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं हुई है। ऐसे तब होती जब लिगेंड जो होता वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता, है ना? तो ये वीक फील्ड लिगेंड है फ्लोरीन। तो यहाँ पे आपको पहले सिंगल सिंगल फिल करने एंड देन पेयरिंग, मतलब यहाँ पे हुंड्स रूल का फॉलो होता है। ठीक है ना? दो चीजें हैं, लो स्पिन और एक है हाई स्पिन। तो लो स्पिन मतलब कि लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जैसे साइनाइड बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड की ही तरह एक्ट करता है। हाई स्पिन मतलब लिगेंड जो है वो वीक फील्ड है, जैसे फ्लोराइड, कभी कभी अमोनिया, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स जो देखा। तो ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको क्या करना है? हो गया ना ये? तो आउटर डी कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझाने के लिए रखे। और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके, आप बुक्स में देखोगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
अब अपन इसका ड्रॉबैक देखते हैं, फिर अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। देखो, ड्रॉबैक्स ये थे कि ये कुछ कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है और कुछ लो स्पिन है, ऐसा क्यों है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी, ठीक है। फिर कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाई, वर्नर्स थ्योरी भी नहीं कर पाई थी। कुछ केसेस में मैग्नेटिक बिहेवियर मिसलीडिंग था, ये चीज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये आपका था वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड देन वी विल डिस्कस द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी in the next video of it, that is part 5, and then you will end with the coordination chemistry जो आपको बीएससी और 12th क्लास दोनों में इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी स्कोरिंग है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।